हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसका कि पहला पार्ट भी हम पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने क्या जाना था? उसमें हमने पढ़ा था उपभोक्ता के बारे में और उपभोक्ता के उद्देश्य के बारे में, और इसके अलावा उपभोक्ता के व्यवहार की गणना के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता वह है जो कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है। तो उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? अपनी आय में अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना। इसके बाद हमने जाना था कि उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित है। पहली है गणनावाचक विश्लेषण, जिसे कि उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और मापने की इकाई क्या है? यूटिल्स। इसके बाद हमने बात की थी क्रमवाचक विश्लेषण की, और क्रमवाचक विश्लेषण में हमने बात की थी कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। और तटस्थता वक्र विश्लेषण इसी पर आधारित है। जब हम गणनावाचक विश्लेषण को हमने स्टार्ट किया था, अर्थात उपयोगिता विश्लेषण को पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो उपयोगिता है उसको मापा जाता है। और उपयोगिता जो क्या होती है? किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता। तो हम आगे कंटिन्यू करें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे उपयोगिता के प्रकार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हम टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, उपयोगिता दो है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। इसे हम बोलते हैं TU और इसे हम कहते हैं MU। ठीक है बच्चों, अब देखें आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुल उपयोगिता मतलब जो हमने इकाइयाँ ले ली उससे प्राप्त उपयोगिता का योग। तो वही है इसकी डेफिनेशन भी, कि जो वस्तुओं का यदि उपभोग किया जाता है तो उस उपभोग की जो इकाई है उससे प्राप्त उपयोगिता का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे कि मैंने 3 किलो का उपभोग किया, 1, 2, 3। अब पहले केले से मुझे मिली 10 उपयोगिता, ठीक है। दूसरे से मिली 8, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो उपयोगिता भी तो ज़्यादा मिली ना। और उसके बाद जब दूसरा लिया तो उपयोगिता उससे थोड़ी सी कम मिली, और तीसरे से अब और भी कम मिलेगी। तो इस प्रकार तीसरे से मिली मुझे 5। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता कितनी हो गई? अभी हमने बात की ना, जो उपयोगिता मिलती है उसका योग, मतलब 10 + 8 + 5 = कितनी हो गई? 23। 23 मुझे कुल उपयोगिता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता प्लस तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता, इस प्रकार हमारा बन जाएगी कुल उपयोगिता। तो ये हो गई U1, ये हो गई U2, ये हो गई U3, अर्थात पहली इकाई से, दूसरी इकाई से और तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता, इनका प्लस। तो टोटल ये क्या हो गई? TU। आया बच्चों समझ में कि कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे हम? जो भी इकाइयाँ हम उपभोग कर रहे हैं उनकी उपयोगिता का योग। आइए देखते हैं कि एक समय विशेष में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने संतुष्टि शब्द का यूज़ किया है, और हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि संतुष्टि और उपयोगिता क्या होती है? अलग अलग, लेकिन इनको फिर भी पर्यायवाची माना जाता है। तो आप संतुष्टि का यूज़ भी कर सकते हैं और उपयोगिता का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने भी फॉर्मूला बनाया, वही फॉर्मूला यहाँ है कि TUN, N क्या है?
n इकाई है कोई भी या वस्तु बोल सकते हैं, तो U1, U2 और U3 इनका जो कुल योग है, उपयोगिता का योग है, वही क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है जिसे कि हम आगे जानेंगे कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का क्या होती है, योग। ये सिग्मा है, इसे हम योग बोलते हैं कि सीमांत उपयोगिता का योग होती है क्या, कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सारणी के द्वारा समझ लेते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। तो बच्चों क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे सामने x की इकाई दिखाई है जिसका कि हम उपभोग कर रहे हैं। ये x वस्तु कोई भी हो सकती है, केला, सेब, चपाती, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इनका हम उपभोग कर रहे हैं और दूसरा जो कॉलम है उसमें हमें कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है कि पहले कितनी थी, 0, फिर 10, फिर 16, फिर 20, फिर 22, फिर 22 और फिर 20। तो अब क्या मतलब है इसका, समझाते हैं कि जब हमने 0 इकाई का उपभोग किया तो हमें 0 उपयोगिता मिली। कुल उपयोगिता कितनी मिली, 0। इसके बाद भाई 0 से तो 0 ही मिलेगी ना। इसके बाद हमने इकाई को बढ़ाकर 1 कर दिया, पहली इकाई का उपभोग किया तो हमें कितनी मिली, 10। ठीक है, अब हमने दूसरी कर दी तो हमें कितनी मिली, 16। फिर तीसरी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 20, फिर चौथी से 22, फिर पाँचवीं से 22 और फिर छठी से कुल उपयोगिता कितनी मिली, 20। तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि कुल उपयोगिता पहले तो 10, 16, 20, 22 क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिख रहा है ना, 10, 16, 20, 22 बढ़ रही है। अब ये 22 पे जाकर क्या हो गई, स्थिर हो गई और उसके बाद ये 22 से 20 घटने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कुल उपयोगिता पहले बढ़ रही है, फिर अधिकतम होती है और इसके बाद घटने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की दर कैसी है, घटती हुई। अभी वो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहली इकाई से मुझे 1 उपयोगिता मिली या 1 मान लेते हैं, फिर हुआ 5, 5 के बाद हुआ 10 और 10 के बाद हुआ 17। तो ये कौन सी दर है, बढ़ रहा है ना, ये दर है बढ़ती हुई। वो कैसे कि 1 से 5 मतलब 4 बढ़ा, 5 से 10 मतलब 5 बढ़ा और 10 से 17 मतलब 7 बढ़ा। बढ़ रहा है ना, तो 4, 5, 7 कैसा है ये, बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, घटता हुआ। वो कैसे, पहले कितनी बढ़ोतरी हुई कुल उपयोगिता में, 10 की, इसके बाद 6 की, इसके बाद 4 की और इसके बाद 2 की। तो 10, 6, 4, 2, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटती दर से बढ़ती है। तो आ गया बच्चों समझ में कि कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, फिर वह अधिकतम होती है और इसके बाद वो घटने लगती है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम डायग्राम से भी दिखाते हैं। ये हमारा डायग्राम, यहाँ हम दिखाएंगे, ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष और ये है 0। हमने पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी डायग्राम आप बनाइए तो उसके सारे अक्ष अंकित करिए, आप क्या दिखा रहे हैं वो भी दिखाइए, क्योंकि डायग्राम बहुत इम्प्रेसिव और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आप मुझे देखिए कि मैं किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ बिना रुके। यदि आप थोड़ा सा भी रुक के बनाएंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो अब हम बना रहे हैं कुल उपयोगिता वक्र। ये है हमारा TU वक्र। जैसे कि हमने बात की थी कि पहले घटती दर से बढ़ती है कुल उपयोगिता, फिर अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा कुल उपयोगिता वक्र है। यहाँ जहाँ अधिकतम होती है कुल उपयोगिता, जैसे कि हमने ई बिंदु दिखा दिया, उसे हम बोलते हैं अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। कुछ आया समझ में? क्यों? क्योंकि देखो हमारी जहाँ उपयोगिता अधिकतम हो गई तो वहाँ हमें संतुष्टि सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो इसीलिए कुल उपयोगिता अधिकतम अर्थात अधिकतम संतोष का बिंदु। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता वक्र में अधिकतम संतोष का बिंदु दर्शाइए। ठीक है बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जिसे हम पढ़ लेते हैं और इसको आपको नोट करना है ताकि जो मैं समझाती जा रही हूँ वो आप समझते चले जाएं और उसको लिख लें,
ताकि इन फ्यूचर जब आप याद करेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। और हाँ, ये डायग्राम्स भी बना लेना और इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको उसी तरीके से लिखने हैं जैसे कि मैं बता रही हूँ। ये अपने वर्ड्स यूज़ कीजिए कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे क्यू दर्शाया गया है, वाई अक्ष पे कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है और ये हमारा कुल उपयोगिता वक्र है जो कि प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हुआ और उसके बाद घटने लगता है। ई बिंदु अधिकतम संतोष का बिंदु है। ठीक है बच्चों, है ना इजी। देख लें कि कुल उपयोगिता उपभोग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, फिर एक बिंदु के बाद अधिकतम होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिकतम संतोष का बिंदु। इसके बाद इस बिंदु के बाद यदि हम और अधिक उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। आ गया बच्चों समझ में। तो ये था कुल उपयोगिता। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी की। तो वो क्या होता है, वस्तु की अतिरिक्त इकाई, जहाँ सीमांत नाम आ जाए वहाँ पर आंख बंद करके आपको अतिरिक्त लिख देना है। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे सीमांत लागत, सीमांत आगम, तो उसमें भी यही आएगा, तो वहाँ पर भी अतिरिक्त ही आएगा। जैसे अभी आपने सीमांत अवसर लागत पढ़ा था तो उसमें भी आया था ना अतिरिक्त। वही चीज़ है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। नहीं आया समझ में? इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हमने लिया था केले की 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, तो पहले से हमें मिली 10। ठीक है, अब दूसरे से हमें मिलकर जब हमने ली तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 18। दूसरी इकाई जब हमने ली यूज़ में तो 18 हो गई और तीसरी का जो उपभोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता हो गई 23। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है, एक एक इकाई को बढ़ाने से 10 से 18 हुई अर्थात 8 का परिवर्तन, 18 से 23 हुई अर्थात 5 का परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है 8 और 5, इसे ही हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोल सकते हैं, ये जो हमारी हम 10 और 18, तो हम घटा किस में से रहे, 18 में से, तो ये 18 हमारा हो गया TUN, मतलब वर्तमान इकाई में से, और 10 क्या हो गया, TUN-1। ये तो हो गई हमारी वर्तमान इकाई, ये हो गई हमारी पिछली इकाई। अर्थात हमें वर्तमान इकाई से प्राप्त उपयोगिता में से पिछली इकाई से प्राप्त उपयोगिता को क्या करना है, घटाना है। यही फॉर्मूला है इसका। तो वापस पढ़ लेते हैं इसको कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। आ गया होगा बच्चों समझ में। और हमने इसको कैसे दिखाया, MUN बराबर TUN-1। तो TUN क्या है, वर्तमान इकाई से, और TUN-1 क्या है, पिछली इकाई से प्राप्त उपयोगिता। तो हमको दोनों को क्या करना है, घटाना है। जैसे हमने 18 में से 10 को घटा दिया, ये वर्तमान से प्राप्त है और ये पिछली से प्राप्त कुल उपयोगिता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे। तो इसे का जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, जो इसकी परिभाषा है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने से या परिवर्तन करने से, अर्थात डेल्टा Q। तो डेल्टा क्या है, इसका अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, तो एक इकाई में परिवर्तन से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है बच्चों, अब इसका तीसरा सूत्र भी है जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता का योग क्या होता है, कुल उपयोगिता। हमने पहले भी देखा था कि जो सीमांत उपयोगिता का योग कर लो तो वही क्या हो जाती है, कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे सारणी से समझ लेते हैं। हमारी सारणी वही है जो हमने पहले बनाई थी, बस इसमें हमने सीमांत उपयोगिता को और जोड़ दिया है कि ये हमारी इकाई है x की जिसका कि हम उपभोग कर रहे हैं, ये कुल उपयोगिता है जो कि वही सारणी है। तो पहले ये बढ़ रही है, फिर अधिकतम हो गई और उसके बाद ये घटने लग गई, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। अब हम इसे सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे वो तो आप समझ ही गए कि जो वर्तमान में प्राप्त हो रही है कुल उपयोगिता, उसमें से हमें किसे माइनस करना है, पिछली इकाई से। तो वर्तमान में 0 है, पहले कुछ है ही नहीं तो 0 आ गया। अब 10 वर्तमान है और पिछली कितनी है, 0, तो 10 में से 0 गए 10। इसी प्रकार करेंगे, 16 में से 10 गए 6,
20 में से 16 गए 4, 22 में से 20 2, और 22 इक्वल हो गए 0। और अब ये -2 घट गया ना, 22 से 20 हो गया, तो 20 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर लेंगे। यदि एग्जाम में आपके पास सारणी आती है जिसमें कि आपको इकाइयाँ दे रखी होती है उपभोग की और आपको कुल उपयोगिता दे रखी होती है, तो आप इस तरीके से सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। और यदि सीमांत उपयोगिता दे रखी है तो भी आप कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं ना। हम उनको जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 0, ठीक है, 0 10, 10 और 6 16, समझ में आ रहा है। फिर 16 गई तो 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 0 22, और 22 में से -2 गए 20। तो आपको क्रॉस में जाके और कुल उपयोगिता हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगी। अब हम सीमांत उपयोगिता में क्या देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता 10, 6, 4, 2 निरंतर घटती हुई है। इसके बाद वो शून्य भी हो गई और इसके बाद वो ऋणात्मक भी हो गई। तो क्या कह सकते हैं हम कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है और अधिक इकाई का उपभोग करने से ये शून्य हो जाती है, और इसके बाद भी यदि हम और अधिक इकाई का उपभोग करते हैं तो ये ऋणात्मक भी हो जाती है। डायग्राम से समझ लें इसको भी। ये वही हमारा यहाँ Q और यहाँ MU, ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो हमने क्या बात की कि सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घटती हुई होती है। तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र पहले घटता हुआ, फिर ये शून्य हो गया, यहाँ पर ये बिंदु लिख दो यहाँ चाहे, और इसके बाद ये ऋणात्मक भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, वही बात यहाँ लिखी है कि सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही घटती हुई होती है और अधिक वस्तु का उपभोग करने से यह शून्य हो जाती है, और इसके बाद भी यदि उपभोग जारी रहता है तो ये ऋणात्मक भी हो जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है, जबकि सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही घटती हुई होती है, उसके बाद शून्य होती है, और इसके बाद भी यदि उपभोग जारी रखा जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तब आप इन दोनों में संबंध को भी बता सकते हैं। आइए समझते हैं। ये हमारा कुल उपयोगिता वक्र TU और ये हमारा है सीमांत उपयोगिता वक्र। क्या समझ में आ रहा है इस वक्र को देखकर? कुछ आ रहा है समझ में या मैं ही समझाऊं? आ गया होगा समझ में। हमने दोनों वक्रों का संबंध ही तो दिखाया है कि देखो क्या दिखाया है कि कुल उपयोगिता जब बढ़ती हुई होती है तब सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। ठीक है, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और कुल उपयोगिता जब घटती हुई होती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कितना इजी है ना। दोनों डायग्राम को हमने कितने अच्छे से संबंध को बता दिया। ये इसका अंतर भी कह सकते हैं हम कि कुल उपयोगिता जब बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता जब घटती हुई होती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। और चौथा पॉइंट क्या है, ये जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर ऊपर रहती है कुल उपयोगिता, अर्थात इसके ऊपर का अर्थ होता है धनात्मक और इसके नीचे का अर्थ होता है ऋणात्मक। तो कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ये तो धनात्मक हो गई, ठीक है, ये ऋणात्मक हो गई और यहाँ पर ये हो गई शून्य। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी होती है, शून्य भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यही है दिखा रखा है। बढ़ती है कुल उपयोगिता तो सीमांत उपयोगिता घटती है, ये अधिकतम होती है तो ये शून्य, ये घटती है तो ये ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होती है। तो बच्चों आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में अच्छे से आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध
अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसा कि आपको डायग्राम में समझाया गया है और जैसा आपको लिखा गया है वैसा ही आपको अच्छी तरीके से लिख कर आना है और आपको अच्छे से समझना है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि उपयोगिता के 2 प्रकार होते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता अर्थात वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। जबकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। और इसके बाद हमने इसके संबंध को बड़ी आसानी से समझ लिया कि कुल उपयोगिता क्या होता है, बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता जब घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। तो ये था बच्चों उपयोगिता के प्रकार। अब आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नियम है। अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में ये काम में भी आता है और बहुत से नियमों का आधार भी है। तो बच्चों पढ़ते रहो और जो चीज़ लिखी जाती है उसको नोट करते रहो। यदि आपको नहीं समझ में आता तो क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, उसको दोबारा सुनना है और फिर उसको अच्छे से समझना है, लेकिन नोट जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।